Hello, dear learners. Today we are going to read a poem, Once Upon a Time by Gabriel Okara. Once Upon a Time is written by Gabriel Okara. Gabriel Okara was born in 1921 in Nigeria. Nigeria got independence in 1960. गैब्रियल ओकारा जो हैं वो अफ्रीकन राइटर हैं, नाइजीरिया में उनका बर्थ हुआ था और उनकी जो पोइट्री है उसमें वो जो यूरोपियन कल्चर है और अफ्रीकन जो कल्चर है, वहाँ की जो हेरिटेज विरासत है, उसके बीच का जो कन्फ्रंटेशन है उसको उनकी पोइट्री में वो दिखाते हैं। आज की जो पोइम अपन पढ़ने जा रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम, इसकी जो थीम है वो क्या है? एन एडल्ट नॉस्टैल्जिकली रिमेंबरिंग द पास्ट एंड रिग्रेटिंग इट्स लॉस। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो अपने भूतकाल को याद करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें बहुत इस बात का दुख है, पछतावा है कि उनका जो पास्ट है वो चला गया है। दो चीज़ें वो इसमें विशेष रूप से याद करते हैं, एक तो अपने चाइल्डहुड को और एक ओल्ड टाइम्स को, यानी अपने बचपन को और पुराने ज़माने को वो याद करते हैं। बचपन को और पुराने ज़माने को याद करके वो कहते हैं कि जो बचपन था वो उन्हें क्यों याद आता है, क्योंकि बचपन में बच्चा जो होता है वो बहुत ही निर्दोष और भोला भाला होता है। उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वो किसी तरह का कोई बनावटीपन नहीं रखता है, उसका दिल बिल्कुल साफ और मासूम होता है। तो इन चीज़ों को वो मिस करते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जो पुराना ज़माना था वो अब नहीं रहा है। पुराने ज़माने में लोग बहुत ही और साफ दिल के होते थे, उनके अंदर किसी तरह का कोई छल या कपट, बेईमानी नहीं होती थी। यानी जैसे वो अंदर से होते थे वैसे ही वो बाहर दिखाई देते थे। जब वो लोगों से मिलते थे तो दिल से मिलते थे और एक दूसरे के साथ वो बड़े ही प्रेम से रहते थे। तो देखिए, दो चीज़ों को इस पोइम में पोइट ने मिस किया है, एक तो अपने बचपन को और एक पुराने ज़माने को। ये बहुत सारे ऐसे पोइट्स और पोइम्स ऐसी लिखी गई हैं जिनमें बचपन के बारे में और पुराने ज़माने के बारे में कहा गया है और कवि जो हैं वो उसको बहुत याद करते हैं, उसको बहुत मिस करते हैं। हिंदी की मेरी दो फेवरेट पोइम्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आपको भी वो पसंद आएंगी और शायद आपने वो पढ़ी भी होंगी। एक जो कविता है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वह कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वह कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। यानी जवानी में जब बड़े हम हो जाते हैं उसके बाद इंसान के पास पैसे भी होते हैं, इज्जत भी होती है, लेकिन क्या कारण है कि वो फिर से बचपन में जाना चाहते हैं, क्यों वो वापस बच्चे बनना चाहते हैं? उसका कारण ये है कि बचपन में जैसा बच्चा दिल से होता है वैसा ही वो बाहर भी दिखाई देता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं होता है। अगर रोने की इच्छा होती है तो वो रोता है, हंसने की इच्छा होती है तो हंसता है, गुस्सा आता है तो वो गुस्सा करता है। लेकिन बड़े होने के बाद हमारे अंदर ये चीज़ें बदल जाती हैं, हम बनावटी हो जाते हैं, दिखावा करने लग जाते हैं। दूसरी एक कविता और है, दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना, खाते थे रूखी सूखी, सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी, आबाद थी दोपहरी, संतोष था दिलों को, दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था, माथे पे बल नहीं था, दिल में कपट नहीं था, आंखों में छल नहीं था, थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले। कवि कहते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों में कोई छल कपट नहीं था, बनावटीपन नहीं था। तो देखिए, ये जो दो बातें इन कविताओं में हमने पढ़ी, यही बात इस कविता में कवि बताते हैं कि जो पुराने ज़माने में
लोग मिलते थे तो दिल से मिलते थे, हाथ मिलाते थे तो उनके दिल भी मिलते थे। लेकिन आज के ज़माने में जब लोग मिलते हैं तो वो किसी न किसी स्वार्थ के कारण, किसी न किसी अपने और सेल्फिशनेस के कारण वो मिलते हैं। और जब वो हंसते हैं तो उनकी हंसी भी बनावटी होती है, सिर्फ उनके दांत दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में खुशी नहीं होती है। और बचपन में जिस तरह से बच्चे बहुत सरल होते हैं, वैसे सरल हम बड़े होने के बाद नहीं रहते हैं। ये इस कविता में कवि ने बताया है। कुल मिलाकर के कवि ये कहना चाहते हैं कि हम एक हाइपोक्रिटिक लाइफ, यानी एक तरह से हम एक बनावटी जो जीवन है वो जीते हैं, मुखौटे लगा करके हम जीते हैं। हमारा जो वास्तविक चेहरा है वो किसी के सामने नहीं आता है, हम बनावटी बनकर के लोगों के सामने आते हैं। तो आइए अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। बचपन में जैसे बच्चे होते हैं वो बहुत ही और सरल होते हैं और चेहरे पे उनके मुस्कान होती है। वो छोटे बड़े का, अमीर गरीब का या किसी का भी भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका दिल जो है वो साफ होता है। इसीलिए उनके चेहरे पे जो हंसी है वो भी प्योर होती है। चलिए पोएम को हम शुरू करते हैं। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. कवि कहते हैं कि एक जमाना था, वो जमाना जो अब गुजर गया है। अपने बेटे को वो संबोधित कर रहे हैं और उसे कहते हैं कि एक ऐसा जमाना था जब लोग दिल से हंसते थे और अपनी आंखों से हंसते थे। कहने का मतलब है कि जब लोग हंसते थे तो उनकी हंसी रियल होती थी, वो फेक नहीं होती थी, बनावटी नहीं होती थी। और उनकी आंखों में भी हंसते समय चमक आ जाती थी। उनकी आंखें जो हैं वो भी खुशी को जाहिर करती थी। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ while their eyes block cold eyes search behind my shadow. लेकिन कवि कहते हैं कि अब लोग सिर्फ दांतों से हंसते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि लोग जब हंसते हैं तो उनके दांत दिखाई देते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहरी बनावटी हंसी होती है, अंदर से वो खुश नहीं होते हैं। कवि उनकी आंखों के लिए कहते हैं कि लोग जब हंसते हैं तो उनकी आंखें आइस ब्लॉक कोल्ड होती हैं। यानी जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है चौकोर, वो जितना ठंडा होता है वैसे ही ठंडी, यानी उनकी आंखों में कोई और उत्साह नहीं होता है, कोई चमक नहीं होती है। सर्च बिहाइंड माई शेडो। तो कवि कहता है कि जब वो मेरे से बात कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तब भी वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। सर्च बिहाइंड माई शेडो यानी कुछ ना कुछ उनकी आंखें तलाशती रहती हैं, यानी उस व्यक्ति के बारे में वो कुछ और सोचते रहते हैं। बाहर से तो उसके सामने हंस रहे हैं, लेकिन अंदर उनके मन में कुछ और चल रहा है। वो शायद उसकी बुराई कर रहे हैं या उसके अंदर के किसी और दोष को ढूंढने का वो प्रयास कर रहे हैं। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग हाथ मिलाते थे तो उनके दिल भी मिलते थे, लेकिन वह समय अब जा चुका है। यानी अब जब लोग हाथ मिलाते हैं तो उनके दिल नहीं मिलते हैं। Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. लेकिन अब क्या हो गया है? कवि कहते हैं कि लोग मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिलते हैं। While their left hand, यानी जब वो राइट हैंड से शेक हैंड कर रहे होते हैं, हाथ मिलाते हैं, तब उनका जो दूसरा हाथ है वो उनकी पॉकेट को सर्च कर रहा है। यानी कवि कहना चाहते हैं कि वो उसके और फाइनेंशियल स्टेटस को देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि क्या इससे मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं क्या। यानी हर व्यक्ति से इंसान यही सोच के मिलता है कि उससे मुझे कुछ ना कुछ और लेना है, यानी कुछ ना कुछ मुझे इससे हासिल करना है, चाहे जैसे तैसे करके मैं
इससे कुछ न कुछ हासिल करूं, कुछ पैसे या कुछ भी मेरे को इससे मिल जाए। तो कवि कहते हैं कि लोग दिल से नहीं मिलते हैं, बल्कि किसी कारण से, अपने सेल्फिशनेस के कारण, स्वार्थ के कारण वो मिलते हैं। फील एट होम, कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस। अब जैसे हमारे घर पे जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे कहते हैं आपका ही घर है, दोबारा ज़रूर आइए। तो फील एट होम का मतलब होता है आपका ही घर है। कवि कहते हैं कि जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम कहते हैं आपका ही घर है, दोबारा ज़रूर आइए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम 2-3 बार उसके घर पे जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कि उसके घर में हमारा और स्वागत नहीं होता है, यानी लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम, जब मैं वापस जाता हूँ और उसके घर में ऐसे महसूस करता हूँ कि मेरा ही घर है, तो 1 बार 2 बार जब मैं जाता हूँ, देयर विल बी नो थ्राइस, तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। यानी 2 बार मैं जाता हूँ तो हो सकता है मुझे वेलकम किया जाए, वार्म वेलकम मुझे मिले, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं होगा। फॉर देन आई फाइंड डोर्स शट ऑन मी, क्योंकि तीसरी बार मेरे ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, यानी मुझे अंदर नहीं आने दिया जाता है दरवाजे से ही, और मिलके किसी बहाने से लौटा दिया जाता है। पापा घर पे नहीं हैं, जबकि पता है कि पापा घर पे हैं, लेकिन झूठ बोल दिया जाता है कि पापा घर पे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो मिलना नहीं चाहते हैं। नहीं, लोग इतने बनावटी हो गए हैं, इतने दिखावटी हो गए हैं कि वो किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते हैं। So I have learned many things, son. I have learned to wear many faces like dresses. अब कवि कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसी दुनिया है वैसा मैं भी बन गया हूँ। अब वो अपने बेटे को कहते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, मैंने जैसे हम ड्रेस बदलते हैं वैसे चेहरे बदलना सीख लिया है। यानी अलग अलग लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो अलग अलग चेहरे बना करके मिलता हूँ। जैसे लोग चेहरे बना लेते हैं, बनावटी चेहरे, वैसे ही मैं भी बनावटी चेहरे बनाने सीख गया हूँ। होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, हॉस्ट फेस, कॉकटेल फेस, with all their conforming smiles like a fixed portrait smile। बहुत अच्छी लाइंस हैं। कवि कहते हैं कि जब हम घर पे होते हैं तो हमारा चेहरा अलग तरीके का होता है, ऑफिस में हमारा चेहरा अलग होता है, गली में हमारा अलग चेहरा होता है, और जब हम होस्ट होते हैं, यानी जब कोई हमसे मिलने आता है, हम मेज़बान होते हैं, किसी मेहमान से मिलते हैं तो अलग चेहरा बनाते हैं। और कॉकटेल फेस का मतलब हो गया पार्टी फेस, यानी जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो अलग फेस बनाते हैं। विद ऑल दियर कन्फॉर्मिंग स्माइल्स, कन्फॉर्मिंग का मतलब यहाँ सूटेबल हो गया, यानी उसी के अनुरूप स्माइल, जैसा चेहरा हम बनाते हैं उसी के जैसी ही स्माइल हमारे चेहरे पे हम बना लेते हैं। फिक्स्ड पोर्ट्रेट स्माइल, पोर्ट्रेट कहते हैं चित्र को, यानी जो पेंटर एक तस्वीर बनाता है, तो जैसे एक तस्वीर बनाते हैं तो उस पर जो स्माइल है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग आपने देखी होगी, उस पर जो स्माइल होती है वो वैसी ही रहती है, कभी बदल नहीं सकती, वो फिक्स होती है। तो वैसे ही कवि कहते हैं कि मैं बनावटी चेहरे बनाना सीख गया हूँ, और उन चेहरों के जैसी मुस्कान भी मेरे चेहरे पे मैं बनाना सीख गया हूँ। एंड आई हैव लर्नड to laugh with only my teeth and shake hands without my heart। और जैसा कवि ने पहले बताया था कि आज के ज़माने में लोग सिर्फ दांतों से हंसते हैं और दिल से हाथ नहीं मिलाते हैं, तो कवि कहते हैं ज़माने के साथ मैं भी चलने लग गया हूँ। अब मैं हंसता हूँ तो सिर्फ दांतों से हंसता हूँ, मेरे पूरे पर्सनैलिटी में वो मुस्कान दिखाई नहीं देती है, मेरी आंखों में चमक नहीं आती है, और जब मैं हाथ मिलाता हूँ तो मैं बिना दिल के हाथ मिलाता हूँ, और जैसे और लोग हैं वैसा ही मैं भी बन गया हूँ। ये सब बनावटीपन मैंने सीख लिया है।
I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. गुड बाय, जब हम किसी से कहते हैं गुड बाय तो इसका मतलब है कि हम उससे मिलके खुश हुए हैं और दोबारा हम उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि जब मैं आजकल किसी को गुड बाय कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है गुड रिडेंस। गुड रिडेंस का मतलब है कि किसी से पीछा छुटाना, यानी हमें अच्छा लगता है जब कोई चला जाता है कि भगवान करे ये चला जाए, मेरा पीछा छूट जाए। तो कवि कहते हैं कि मैं जब किसी से गुड बाय कहता हूं तो मेरा मतलब होता है गुड रिडेंस। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड एंड टू से इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। अब ये सारी बनावटी बातें कवि कहते हैं मैं सीख गया हूं, यानी जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं ग्लैड टू मीट यू, यानी हम झूठ बोलते हैं कि मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई, विदाउट बीइंग ग्लैड, जबकि हम खुश नहीं होते हैं। एंड टू से इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड। और कवि कहते हैं कि जब मैं किसी से बात करता हूं और बोर हो जाता हूं फिर भी मैं ये कहता हूं इट हैज बीन नाइस टॉकिंग टू यू, यानी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो कवि कहते हैं कि मैं ये सब बनावटी चीज़ें अब सीख गया हूँ। जैसे और लोग बोलते हैं बनावटी तरीके से, नकली तरीके से झूठ बोलते हैं, वैसे ही मैं भी बोलने लग गया हूँ। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी when I was like you. I want to unlearn all these muting things. अब कवि अपने दिल की बात कहते हैं, अपने बेटे से कहते हैं कि मैं जैसा पहले था वैसा ही वापस हो जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, जैसा मैं पहले हुआ करता था वैसा ही मैं हो जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। अनलर्न का मतलब होता है सीखे हुए को भुला देना, यानी जो हमने सीखा है उसे भूल जाना। कवि कहते हैं कि ये जो चीज़ें मैंने सीखी हैं ये मुझे तकलीफ देती हैं, हालांकि मैं झूठ बोलता हूँ लेकिन मेरा दिल मुझे इसके लिए और बहुत बुरा भला कहता है। मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि मैं झूठ बोलूं, तो मैं इन चीज़ों को भुला देना चाहता हूँ। ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, म्यूटिंग का मतलब है चुपचाप से कही जाने वाली बातें, यानी जो बातें मैं दिल से नहीं कहता हूँ और छिपा करके कहता हूँ, यानी सामने तो कह रहा हूँ कि मुझे मिलके खुशी हुई, जबकि मन में कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे मिलके बहुत मैं बोर हो गया। तो ये जो चीज़ें मैं चुपचाप से कहता हूँ इनको मैं भूल जाना चाहता हूँ, यानी ऐसा मैं नहीं चाहता कि मैं अब झूठ बोलूँ। मोस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू रीलर्न हाउ टू लाफ, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. कवि कहते हैं कि मैं दिल से हंसना चाहता हूँ जैसे मैं पहले हंसा करता था। जब मैं बच्चा था तब मैं जैसे हंसता था वैसे मैं दोबारा हंसना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं कि जब मैं हंसता हूँ और अपने चेहरे को आईने में देखता हूँ तो मेरे दांत मुझे दिखाई देते हैं स्नेक्स बेयर फैंग्स की तरह, यानी सांप के जहरीले दांतों की तरह मेरे दांत मुझे दिखाई देते हैं। यानी यहाँ कवि ने अपने दांत जो हैं उनकी तुलना सांप के दांतों से की है। कहने का मतलब कि वो इतने जहरीले हैं, यानी दूसरों के लिए नुकसानदायक हैं और खुद के लिए भी नुकसानदायक हैं, क्योंकि हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब दूसरे के साथ हम चीटिंग करते हैं, उसे धोखा देते हैं, तो खुद को भी धोखा देते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं फिर से वैसे ही हंसना चाहता हूँ जैसे मैं बच्चा था तब हंसता था, क्योंकि मुझे मेरे दांत जहरीले दिखाई देते हैं जब मैं आईने में अपने आप को देखता हूँ। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. तो अब एक पिता अपने बेटे से कहते हैं कि तुम मुझे सिखाओ कि मैं कैसे हंसूं, तुम मुझे सिखाओ कि मैं कैसे हंसा करता था जब मैं
तुम्हारी तरह बच्चा हुआ करता था। शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ, कैसे मैं हंसा करता था, मुस्कुराता था। वंस अपॉन ए टाइम, उस जमाने में, व्हेन आई वॉज लाइक यू, जब मैं तुम्हारी तरह बच्चा था। चलिए अब कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। इस कविता में जो अलंकार आए हैं, रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति का प्रयोग किया है कवि ने लाफ, आईज, टीथ, हैंड्स एंड हार्ट्स में। कंपाउंड वर्ड्स यानी एक से ज्यादा शब्दों को मिलाकर के शब्द बनाना, वो है आइस ब्लॉक कॉल्ड होम फेस, ऑफिस फेस। मेटाफर का यूज किया है कवि ने, यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, यानी दिल से हाथ मिलाना। तो यहाँ पे कवि ने मेटाफर का यूज किया है। सिमली, शो ओनली माई टीथ लाइक ए स्नेक्स बेयर फैंग्स, यहाँ पे उपमा यानी सांप के दांतों से तुलना की गई है, कवि ने अपने दांतों की तुलना की है, तो यहाँ पे सिमली है। एल्यूजन, वंस अपॉन ए टाइम, ये जो है ये एल्यूजन का उदाहरण है। ओकारा यूजेस सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, इस पोएम में उन्होंने बहुत ही सरल और सीधी भाषा का प्रयोग किया है। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये पोएम एक तरह से एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। There are 6 stanzas of unequal length which mirrors a real conversation। तो इस पोएम में जो उनकी लैंग्वेज है वो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज है, यानी वार्तालाप की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। शॉर्ट सेंटेंसेस, रिपीटेशन, पंक्चुएशन मार्क्स एंड एंजमेंट, तो छोटे सेंटेंसेस हैं, रिपीटेशन का यूज किया है, पंक्चुएशन मार्क्स बीच बीच में आते हैं, और एंजमेंट है यानी जो आइडियाज हैं वो एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की पोएम। आई होप दैट यू लाइक द पोएम, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।